हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन। ठीक है, मतलब पता है कि अब बिल्कुल कम दिन बचे हैं एग्जाम्स को, तो हम करते हैं रिवीजन डेली। एक दिन एक चैप्टर, इस हिसाब से 14 डेज 14 चैप्टर के हिसाब से हम रिवीजन करेंगे। मैं डेली एक चैप्टर का आपको बेसिक और उससे रिलेटेड और उसके कुछ सम्स के वीडियोस अपलोड करूंगी डेली एक चैप्टर का, ताकि आपका 14 डेज में 14 चैप्टर की अच्छी खासी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सोचा है कि बेसिक, तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक का बेसिक। स्टैटिस्टिक आपको पता ही है 13 चैप्टर है आपकी बुक में, और वैसे इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक, पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ स्टैटिस्टिक की इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक वर्ड है इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक को आप ऐसा नहीं कह सकते ये एक सिंगुलर वर्ड है या ये एक प्लूरल वर्ड है, दोनों फॉर्म में यूज होता है। कैसे, देखिए, सिंगुलर फॉर्म में इट मीन्स साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी सिंगुलर फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या समझते हैं कि जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि अगर मान लो आपके स्कूल में बच्चों के मार्क्स है, मार्कशीट्स है, दैट इज द डाटा ऑफ योर स्कूल के योर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, या मान लो आपके कॉलोनी के अंदर किसी ने ये किया कि आपकी कॉलोनी के ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी को गेट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इससे रिलेटेड एक सर्वे हुआ। तो वो जो न्यूमेरिकल बेस पे होगा कि हाँ इतने लोग कह रहे हैं लगना चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं कि कोई दोनों चीजें नहीं ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा होता है दैट इज द न्यूमेरिकल डाटा। इनको कलेक्शन यानी इनको कलेक्ट करना, ठीक है, प्रेजेंटेशन इनको प्रेजेंट करना। जैसे आप लोग मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो या पीपीटीज में डाटा आप बार ग्राफ और ये सब देखते हो, कई बार टीवी में हम रन रेट देखते हैं, तो दैट इज द प्रेजेंटेशन। ठीक है, एनालाइज, उनको एनालाइज करना। अगर आपको दिया होता है कि हाँ भाई ये एक पर्टिकुलर जो टीम है ये इसका रन रेट ये चल रहा है कि ये पर ओवर के हिसाब से इतने रन बना दिए, दैट इज द एनालाइज, आपने एनालाइज किया है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ, उनको इंटरप्रेट करके रिजल्ट फाइंड करना कि क्या करना चाहिए, या पर्टिकुलर किसी पर्सन के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर किसी प्लेस के रिगार्डिंग हम कोई रिजल्ट निकालना चाहते तो रिजल्ट निकालना, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये है सिंगुलर फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म इट्स मीन न्यूमेरिकल फैक्ट कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस। ठीक है, किसी एक डेफिनेट पर्पस से रिलेटेड अगर किसी पर्पस को लेकर अगर कोई डाटा कलेक्ट किया गया तो उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना। कि जैसे मैंने अभी हमने देखा कि जैसे मैंने बताया कि आपके गेट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इसका रिजल्ट निकालना, फिर उसके बाद ये रिजल्ट निकाल दो कि हम गेट लगाए या नहीं लगाए, ये फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो वो कुछ करना, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। The number of times of the observation occur in the given data is called the frequency. Actually, जब हम डाटा कलेक्ट किया जाता है तो हमारे पास तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एक तो आपको कई जगह पे ओनली जैसे x की वैल्यू दे दी 5, 9, 7, 2, कुछ इस तरह से दे दिया, तो दिस इज अ सिंपल सीरीज। ये सिंपल सीरीज है, इसमें आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिंपल ये दे दिया, दिस इज अ सिंपल सीरीज। एक आती है कि आपको इसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 9, 2, 4, 1। अब ये क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो x हमें दे रखा है, ये दे रखा है आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ है, उसमें बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, आउट ऑफ 10 कुछ बच्चों के 5 आए, कुछ के 9 आए, कुछ के 7 आए, कुछ के 2 आए हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5 मार्क्स 9 बच्चों के आए। ठीक है, 9 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए और 7 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 2 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट का है। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो भी हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की बात करें, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हम इसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन जो है कितनी बार आई है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। या इसको एक और तरीके से समझते हैं, मान लो हमने आपके स्कूल में जैसे बच्चों के ऊपर एक डाटा कलेक्ट किया, ये कुछ बच्चे डेली पेप्सी पीना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे डेली लस्सी पीना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें दोनों ही पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं क्या समटाइम पेप्सी और समटाइम हम लस्सी पीते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ पीते जरूर, ये चीज हो गई। अब इससे रिलेटेड अगर हम फ्रीक्वेंसी, मान लो आपके स्कूल के हमने 500 बच्चों के ऊपर ये डाटा कलेक्ट किया गया, 500 में से 150 बच्चों ने बोला कि मैं डेली पेप्सी पीता हूँ। ठीक है, और
कुछ हंड्रेड्स बच्चों ने बोला कि मैं डेली लस्सी, 50 बच्चों ने बोला कि हम कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है, और 100 बच्चों ने बोला कि तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे कि पेप्सी पीने वाले 150 बच्चे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऑब्जर्वेशन पेप्सी जो है 150 टाइम्स रिपीट हुई है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ, दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर, ठीक है। इसीलिए हम जब सम यूज करते हैं तो हम एन की जगह पे समेशन एफ यूज करते हैं, ठीक है। और कभी पेप्सी और कभी लस्सी पीने वाले बच्चे जो है वो 100 है। तो मतलब हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जो पेप्सी, कितने स्टूडेंट्स पेप्सी को पसंद करते हैं, दैट इज अ 150। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन, अगर जो भी ऑब्जर्वेशन यानी पेप्सी कितनी बार यूज हुआ है पेप्सी वर्ड, तो वो 150 है, ठीक है। तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसीलिए कई बार हम एन को, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो समेशन ऑफ एफ यूज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल ही नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स का होता है। मैंने आपको बताया कि एक सीरीज होती है जिसमें ओनली एक्स दे रखा है, दैट इज अ सिंपल सीरीज। फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है, तो ये बन जाती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर आपका इस टाइप से आ जाता है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फिर यहाँ पे आपका 7, 9, 10 कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो ये जो होती है, ये होती है क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। तो जहां पे ये क्लास इंटरवल आ जाता है इसे बोलते हैं कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कई बार वर्ड्स यूज हो जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी या कंटिन्यूस एक्चुअली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रही है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 कंटिन्यूटी में है। ग्रुप इसलिए क्योंकि ग्रुप बना लिया, 10 से 20 तक के जो बच्चे जिन्होंने 10 से 20 तक के बीच में मार्क्स लिए हैं वो 7 बच्चे, ये ग्रुप बन गया 10 to 20, तो इसलिए इन्हें ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। और ज्यादातर आपको पता है आपके सम्स भी ज्यादातर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ही आते हैं, लेकिन हाँ कुछ सम जो छोटे सम होते हैं 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, वो डिस्क्रीट सीरीज में भी आते हैं। तो मैं आज सारे सम सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है। क्लास मार्क बोलते हैं हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो मैंने अभी आपको ये बताया है, ये जो होती है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो होती है इसे बोलते हैं अपर लिमिट। ये कई बार आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप की चीज आ जाती है, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। या हम मिड वैल्यू भी कह देते हैं। जब ये CI दे रखी होती है तब हमें ये x नहीं दे रखा होता, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो x हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं। 10 + 20, 30, 30 अपॉन 2, इसका जो आ जाएगा ये 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद 35 आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये होती है क्लास मार्क भी बोलते हैं इसे, और इसे मिड वैल्यू भी बोलते हैं, और इसे हम x से डेनोट भी करते हैं, ठीक है। जो हमें x पहले दिया होता था, अब हमें क्लास इंटरवल से हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, जो सेंट्रल टेंडेंसीज जो नॉर्मली यूज होती है, सेंट्रल टेंडेंसीज कौन सी होती है, यही जो हम मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें जो हम यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होती है सबसे ज्यादा, वो कौन कौन सी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अरिथमेटिक मीन वही है जो हम कर रहे हैं, मतलब अभी हम करने वाले हैं इसी चैप्टर में, तो वो अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर में जो हम करने वाले, जो आपके सिलेबस में है, वो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। हम इन तीनों चीजों के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, ओके। और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, ये आपके बुक के अंदर वो भी एक फॉर्मूले के रूप में भी दिया हुआ है, और इसका यूज, इससे रिलेटेड सम भी आ जाता है। आपको मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है, मोड की फाइंड करनी है, मोड और मीन की दे रखी है, मीडियन की फाइंड करनी है, या आपसे रिलेशन पूछ लेते हैं, रिलेशन क्या होता है। और एक इसे एम्पिरिकल रिलेशन भी बोला जाता है मीन, मीडियन, मोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मतलब वो रिलेशन है तीनों के अंदर, मीन, मीडियन, मोड के अंदर। तो आपको अगर कोई 2 वैल्यूज दे रखी है, तीसरी फाइंड करनी है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका था बिल्कुल बेसिक चीजें स्टैटिस्टिक की, इससे रिलेटेड आपको MCQs और छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं आपको इसके साथ के साथ ही जो वीडियो करने वाली हूँ, उसमें एक मीन का वीडियो, एक मीडियन का और एक मोड का अलग अलग वीडियो का। मीन के वीडियो में मीन के जो तीनों मेथड्स है, डायरेक्ट, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन, तीनों मेथड्स को मैं उसमें
यूज़ करूँगी, तीनों मेथड से रिलेटेड सम करवाऊंगी, एक ही सम के ऊपर तीनों मेथड अप्लाई करूँगी। और आपको डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और एफ दे रखा होता है, डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर कैसे हमें मीन फाइंड करना है वो भी हम उसमें मैं आपको बताऊंगी। और एक और होता है कंबाइंड मीन, कि अगर आपको दो अलग अलग वैल्यूज का मीन दे रखा है तो आप उनका कंबाइंड मीन कैसे फाइंड करोगे, वो भी हम उसमें करेंगे। उसके बाद मीडियन के वीडियो में मीडियन का, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन, इसी तरह मोड। ठीक है, दोनों तीनों वीडियोस आपके लिए आगे आ जाएंगे, जिससे आपको क्या है पूरे चैप्टर का एक बार थोरली एक रिवीजन हो जाएगी कि हाँ चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ओके।